हाँ देखो बच्चों, कक्षा 10 के छात्र छात्राओं ध्यान दें। स्वामी से पढ़ने वाले बच्चों को रोज बधाई। इधर ध्यान दीजिए। विषय इतिहास है, जैसा कि मैं पीछे बता चुका हूँ। आज लेक्चर 5 है, लेक्चर नंबर 7 है। पाठ का नाम है फ्रांसीसी क्रांति का कारण तथा परिणाम। पाठ का नाम है फ्रांसीसी क्रांति का कारण तथा परिणाम, ये पाठ का नाम है। उस पाठ में हमने दिया है कि पहले हम उसकी भूमिका बताने जा रहे हैं कि फ्रांसीसी की क्या भूमिका थी, क्या कारण थे। तो उसमें बच्चों ध्यान दीजिए कि क्रांतियों की श्रृंखला में, जो क्रांति हुई उनकी श्रृंखला में दूरियों में फ्रांस की क्रांति हुई है। जब प्रथम नहीं है, ये प्रथम क्रांति नहीं है, लेकिन फिर भी क्या है, प्रभावों की दृष्टि, क्रांतियों के प्रभाव की दृष्टि से यह सर्वोपर है। सबसे 18वीं शताब्दी में फ्रांस व्यवसाय और व्यापार की दृष्टि से यह उन्नत देश था। कैसा था? बहुत ही उन्नत की दिशा में देश था। ऐसा बताया जा रहा है कि बहुत उन्नत की दिशा में यह देश था। लेकिन क्या होता है, उत्तरी अमेरिका का एक विशाल भूभाग उसके नियंत्रण में था। क्या था? उत्तरी अमेरिका का एक बहुत बड़ा भूभाग इसके अंतर था, इसके अंदर में था एक भूभाग। और क्या होता है, पश्चिमी द्वीप समूह का जो अफ्रीका में मेडागास्कर टापुओं पर उसका आधिपत्य था। साहित्य और कला में भी उन्नत की शिखर पर था। शान शौकत की प्रपूर्ण फ्रांस में जर्मन राजा का दरबार समस्त साहित्य और कला से भी उन्नत की शिखर पर था। यूरोप के लिए आकर्षण का केंद्र था। यानी साहित्य कला में भी राजा का जो दरबार था बहुत ही उन्नत था, बहुत विशालता थी, बहुत सुंदरता थी कला की दृष्टि में। इतना बड़ा ख्यात था। कौन? फ्रांस। आगे है सब बातों के होते हुए भी यहाँ विचारणीय प्रश्न ये है कि फ्रांस में क्रांति का कारण क्या कारण था? क्या ये क्या क्रांति हुई, क्या कारण था? फ्रांस की उपयुक्त दिखावटी शान शौकत के साथ साथ वहाँ पर सारी आर्थिक संकट था। आर्थिक संकट था, इसमें धन दौलत का संकट था। इसके अतिरिक्त राजाओं के अयोग्यता, निकष्टता और शासन संबंधी अन्यताएं। राजा कहते अयोग्य थे, उनको कोई बात किसी प्रकार का ज्ञान नहीं था और न कुछ शासक था, कोई जनता पर ध्यान नहीं दिया जाता, ऐसा कारण था। इस कारण का प्रमुख कारण फ्रांस की आर्थिक नियंत्रण अनुमान इस उदाहरण के लगाया जा सकता है कि राजा और रानी की सवारी के पीछे भूखी नंगी जनता रोटी रोटी के नारे लगाती दौड़ रही थी। राजा सवारी निकलती थी तो भूखे नंगे जो है जनता रोटी के बारे में रोटी दौड़ रही थी, पीछे पीछे भागती थी और नारे लगाती थी। इस पर प्रसूतियों के में जैसे अनजान रानी ने, ऐसी थी अनजान रानी ने कहा कि जब रोटी ब्रेड नहीं मिलती है तो केक क्यों नहीं खा लेते? तो कहा रोटी नहीं मिलती, केक क्यों नहीं खा लेते हो? रानी ने ये कहा। कितने अयोग्य थे वे राजा और कितना भारी आर्थिक संकट समाज एवं देश के सामने था। कितना अयोग्य राजा था, कितनी अयोग्य रानी थी। कहते केक खा लिए, ये कह रहे थे भूखे हो केक खाइए। राजा पीछे दौड़ रही थी, नारे लगाती थी, रोटी रोजी दे नहीं सकी, वो सरकार निकम्मी है, वो सरकार भगानी, ऐसे भी नारे दे रही थी। ये उदाहरण था, ये परेशानियां थी। देखो बच्चों का शौकत तो आगे थी, लेकिन रोटी के लिए तब्दील थे देश फ्रांस की, ऐसी स्थिति थी। इसके कारण देखो बच्चों ध्यान दीजिए, के संक्षेप में इस प्रकार कहा जा सकता है कि फ्रांस में निरंकुश और स्वेच्छाचारी सम्राटों का शासन था। उस समय सामंतों व पराजयों को विशेषाधिकार प्राप्त हो गए थे। ये लोग वैभवपूर्ण तथा ऐश्वर्य का जीवन व्यतीत करते थे। वैसे बहुत ही वैभवपूर्ण जीवन व्यतीत करते थे, प्रजा से कोई लेना देना नहीं था, खूब आराम शान शौकत से रहते थे और शान शौकत का जो है अपना पढ़ाई लोग करते थे, ऐसा था। इस कारण फ्रांस का सम्राट लुई 16वां मेरी आंदोलन और उनके हजारों साथियों ने गुलोटीन द्वारा मौत के घाट उतार दिया। लुई 16वां फ्रांस का अत्यंत अयोग्य तथा अदूरदर्शी सम्राट था। उसकी पत्नी मेरी आंतोअन ऑस्ट्रेलिया में राजकुमारी और मेरिया थारनसास की पुत्री थी।
इसकी थी वो आस्ट्रिया की राजकुमारी मेरिया थासा की पुत्री थी, घमंडी स्वभाव की थी। इस महिला ने लुई 16वें पर अपना प्रभाव स्थापित करके सन 1789 में फ्रांस की क्रांति की आग में झोंक दिया। लुई 16वां सदैव चापलूसों से घिरा रहता था, अतः उसने जनता की भलाई की और कोई ध्यान नहीं दिया, उसने कोई ध्यान नहीं दिया, ऐसा किया था। इस प्रकार के वहां के राजा रानी थे, ऐसा प्रभाव था। और ध्यान दीजिए, चौदह जुलाई 1789 को वार्तावर के पदपतन से प्रारंभ हुआ और 18 जून 1815 ईस्वी में वाटरलू के युद्ध के बाद समाप्त हुआ। यही सब नेशन फ्रांस की क्रांति के अंतर्गत आता है। अब देखिए बच्चों, फ्रांस के कारण क्या दिया है? क्रांति के कारण क्या कारण थे? ये प्रश्न दिया है, क्रांति के कारण क्या थे? फ्रांस के क्रांति के कारण कि विश्व महानतम घटनाओं से है एक, इसके लिखित कारण थे, मान जितनी हैं उनमें से एक थी। क्या थे? राजनीतिक कारण। प्रथम था राजनीतिक कारण कि फ्रांस की शासक शिष्टाचार्य जो निरंकुश थे। कैसे थे? निरंकुश थे। राजा के दैवीय अधिकारियों के सिद्धांत में विश्वास करते थे, अतः वे प्रजा के सुख दुख हित अहित की कोई चिंता नहीं करते थे। प्रजा की कोई सुख दुख की कोई चिंता नहीं करते थे। ऐसे राजा थे, कोई उनको मतलब नहीं था। अपनी इच्छा अनुसार कार्य को करते थे, जनता पर नए कर लगाते रहते थे और कर के रूप में वसूले गए धन को मनमाने ढंग से विलासिता के कार्यों पर व्यय करते थे। वो व्यय करते थे विलासिता को, जब विलासिता में ले जाते थे, ऐसे तो है इतने कराए सब विलासिता में खर्च करते थे। कोई विशेष जनता के प्रति कोई ध्यान नहीं देते थे, सब विलासिता में लगा करते थे, विलासिता में के उद्धर करते थे। इस प्रकार फ्रांस की जनता शासकों की निरंकुशता से बहुत त्रस्त थी। फ्रांस के सभी प्रांतों में अलग अलग प्रकार के शासन प्रबंध और कानून थे। सब प्रांतों में अलग अलग शासन के कानून थे, ऐसा कहा जाता है। इस प्रकार कानून संपूर्ण देश के लिए एक समान कानून व्यवस्था नहीं थी। इस जनता को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, लेकिन राजा को उसकी कोई चिंता नहीं थी, कोई चिंता ही नहीं थी। इस समय फ्रांस में लोगों को नाम मात्र के लिए राजनीतिक और व्यक्तिगत उन्नति प्राप्त थी। फ्रांस में कुलीन वर्ग और कैथोलिक वर्ग चर्च के पुजारियों को विशेषता प्राप्त थे। इन अधिकारियों का दुरुपयोग करके वे पुजारी जनसाधारण पर अनेक अत्याचार करते थे। यानी जो पुजारी थे वे जनता पर अनेक प्रकार के अत्याचार करते थे, ऐसा काम था। अगला दिया आर्थिक कारण। किसी प्रकार का भी नियंत्रण न होने के कारण, आर्थिक कारण था, किसी प्रकार का जो है न कारण। फ्रांस की सरकार दरबार की शान शौकत ठाट बाट लश्कर तथा युद्धों के मनमाने ढंग से और पानी की तरह धन को व्यय करते, जिसे पानी बहाया जाता हो, ये नहरों पानी बहता है, उसी प्रकार के पैसे को लोग बहाते थे, इसको खर्च करते थे। बहाना होना खर्च कर देना। और क्या है, राजकोषीय हो जाएगा, किंतु तो राजा रानी फिर भी अपने विलासितापूर्ण व्ययों में रोक नहीं लगाई। राज दरबार का शान शौकत पर उस किंतु रानी ने फिर भी अपने विलासितापूर्ण व्ययों पर रोक नहीं लगा दी। रानी इतने व्यय करती थी, इतने विलासितापूर्ण थे रानी के पास खर्चे कि कोई उसको रोक नहीं सकता था, इतना रानी खर्च करती थी। अनेक प्रकार की विलासक पुरुष थी रानी। प्राप्त करने के लिए साधारण जनता पर अनेक प्रकार के कर लगाती थी और वसूली बड़ी जनतापूर्वक से करती थी। कृषकों को आय का 80% से 92% भाग करों रूप में देना पड़ता था, छीन लिया जाता था। अतः शताब्दी के इन करों के भार से दबी जनता तिलमिला उठी। फ्रांस में उच्च वर्ग और पदाधिकारियों पर कोई भी नहीं करता। इस प्रकार जो लोग करों या भार वहन करने में समर्थ थे, वे करों में मुक्त रखे जाते थे, जबकि साधारण जनता करों से बोझ के नीचे दबी रहती थी। जो कर देने वाले होते थे, बड़े लोग होते थे, कर लिया जाता था,
कि छोटे लोगों से कर लिया जाता था और कर लेकर के उनको बड़ा एकत्र किया जाता था। 80% तक कर लेते थे जो उत्पादन हुआ। आपके पास अगर 10 कुंटल गेहूं हुए, 8 कुंटल सरकार को देना होता, 2 कुंटल में आप अपना गुजारा करिए। ये ऐसा था कि किसान अपनी खेती को इतने देर से पैदा करते थे और जो भी करते, जो भी उत्पादन में, वो कहने का मतलब उदाहरण है कि 10 कुंटल में 8 कुंटल उनको देना ही देना। अगर नहीं देते थे तो उन पर लाठियां डंडे चलते थे और सरकार जबरदस्ती पुलिस द्वारा वसूल किया जाता था। ऐसे थे। इस प्रकार से सामाजिक कारण, फ्रांस का समाज 3 वर्गों में विभक्त था। कुलीन वर्ग समाज को का प्रथम वर्ग था, यानी समाज 3 वर्गों में पता कुलीन वर्ग थे, वो क्या थे, प्रथम वर्ग में आते थे, प्रथम उनका था, उनको दिया गया। कैथोलिक चर्च के उच्च पदाधिकारी पुरोहित व उच्च पदाधिकारी को में आते थे। जो कैथोलिक जो थे चर्च के उच्च पदाधिकारी जो थे पुरोहित कहलाते थे, उनको पुरोहित कहा जाता था, उनको सम्मान किया जाता था। उनके आने पर लोग चारपाई से नीचे बैठते थे, उनको ऊंचे बैठाया जाता था और जब जाते थे तो पैर छूते थे, उन्हें उच्च पद पर ऊंचा स्थान था उनका, कहने का मतलब ऊंचे पदों पर बैठाए जाते, ऊंचा स्थान था उनका। ऐसे थे। उस समय कैथोलिक चर्च के शक्तिशाली संस्था के रूप में कार्यकर्ता इसे जनसाधारण तिथ नामक कर लगाते थे, अधिकार प्राप्त था तथा किसानों से उनकी आय का 10% भाग वसूल करता था और चर्च और अनेक अधिकार प्राप्त थे। चर्च के पास अनेक अधिकार थे, चर्च जो है किसानों 10% ले लेता था। इनको मतलब कहने का कि 10 कुंटल में 1 कुंटल ये लोग पदारी ले लेते थे अपने आप, क्यों, बड़े लोग थे ना, तो 10% का तय इस प्रकार होता है। 10 कुंटल पैदा किए, 1 कुंटल उनको पदारियों को देना होगा। अगर नहीं देते तो जबरदस्ती वसूल किया जाता। पदारी लोग अलग से लेते थे। बेचारे किसान परेशान थे, छोटी जनता बहुत परेशान थी। तो कहने का मतलब जीवन भोग विलास में था और विशेषाधिकार से युक्त था। इनका जीवन भोग विलास से वैभव से परिपूर्ण था। फ्रांस में राज को छोड़कर चर्च ही सबसे अधिक प्रभाव था। इस वर्ग में बड़े बड़े सामान कुछ पदाधिकारी एवं व्यापारी सदस्य सम्मिलित थे। ये बड़े लोग सम्मिलित थे, ये लोग जबरदस्ती देते थे और उनका सारा जीवन विलासिता से परिपूर्ण था। आगे दिया है, इन्हें लोग वे बेगार एवं भेंट आज से लेने का भी अधिकार प्राप्त था। अनेक ये बेगार भी लेते थे, बेगार भी करवाते थे, सब अधिकार प्राप्त थे, जबरदस्ती करा सकते थे। अनेक विषय अधिकार का उपयोग करके जनसाधारण का शोषण करते थे। इनकी विलासिता और फजूल खर्चों के कारण देश की आर्थिक दशा बहुत खराब हो गई थी। इसे सुधारने के लिए कुलीन वर्ग भी कर लगाने की आवश्यकता समझी जा रही थी, लेकिन लुई 16वां भी इस वर्ग पर कर लगाने में असमर्थ रहा। इस वर्ग के जनसाधारण का आक्रोश क्रांति प्रभुत्व था। जनसाधारण वर्ग अगला दिया जनसाधारण वर्ग। इसमें बच्चों ध्यान दीजिए, समाज का तीसरा वर्ग था जिसे एस्टेट कहा जाता था। इस वर्ग के अंतर्गत समाज जनता को सम्मिलित किया जाता था। इसमें मजदूर, कृषक तथा सामान्य शिक्षित वर्ग भी इसी वर्ग के अंतर्गत आते थे। इस वर्ग के आने वाले धनवान शिक्षित वर्ग कोई भी विशेष अधिकार प्राप्त नहीं था। इस वर्ग के शिक्षित होने होते हुए भी शासन कार्य में भाग लेने के अधिकारी नहीं थे, जबकि इसे अनशिक्षित धनजय तंत्रों में भी अधिकार प्राप्त था। इससे फ्रांस को मध्यवर्गीय धनी शिक्षित जनता कुलीन वर्ग के लोगों द्वारा भी चर्च के उच्च पदाधिकारी को सहयोग भेज सकती थी। किसी वर्ग के संपूर्ण जनता ने क्रांति का जोरदार समर्थन किया। विद्वानों ने, दार्शनिकों तथा लेखकों के विचारों का था कि फ्रांस जैसी दशा यूरोप के लगभग सभी देशों में थी। जैसी फ्रांस में थी, यूरोप सभी देशों में थी। फिर भी फ्रांस के दार्शनिकों और लेखकों ने क्रांतिकारी विचारों और परिणामस्वरूप फ्रांस को में ही सबसे पहले क्रांति हुई। फ्रांस के लेखकों और दार्शनिकों के विचारों ने राज्य क्रांति का भावना बीजारोपण किया। इसमें मॉन्टेस्क्यू, वोल्टेयर और रूसो आदि दार्शनिकों ने फ्रांस की क्रांति को जन्म देते हुए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अब बच्चों इस पर ध्यान दीजिए, मैंने दोनों दार्शनिकों को बता दिया है कौन कौन से शास्त्री थे। एक थे आपके रूसो और दूसरे शास्त्री थे मॉन्टेस्क्यू, वोल्टेयर। दोनों शास्त्रियों ने इसकी विशेष रूप से परिभाषा दी है और बताया है, और इसके विषय में कल आपको बता दूंगा। और जो थोड़ा रह गया इसमें तो कल बताया जाएगा इस पार्ट में, और इसके विषय में कल जो है आपको विशेष जानकारी दी जाएगी। और मैं अपनी बात को समाप्त कर रहा हूँ। बच्चों आपको धन्यवाद।